नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज आप सबके लिए स्थानीय सुशासन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। इसमें हम स्थानीय सुशासन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकाय को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश विशेष में इसका क्या योगदान है, इन सारे पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। अगर आप यूपी कांस्टेबल की या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए, पेट के लिए, लेखपाल के लिए या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जैसे पंचायती राज व्यवस्था को तो पूरा डिस्कस करेंगे, उससे जुड़े उत्तर प्रदेश के भी सारे फैक्ट को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी जो मुद्दे चर्चा में चल रहे हैं उन सारे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, हर एक पॉइंट के नोट्स बनाइएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अब अगर आपने संकल्प ले लिया है तो अब आपको विकल्प नहीं खोजना, लगातार मेहनत करिए, अथक परिश्रम करिए। पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन दो स्तर में डिवाइड किया गया है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत और नगर निकाय। हमारे संविधान में डीपीएसपी में क्या किया गया, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का उल्लेख किया गया। आर्टिकल 40 में पंचायती राज की बात की गई है। पंचायत के लिए हमने विभिन्न समितियां बनाई। त्रिस्तरीय की बात कौन करता है, बलवंत राय मेहता। दो स्त्री की बात करते हैं, अशोक मेहता समिति। हमने जो डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ के संविधान से लिए, नीति निर्देशक तत्व को हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था करने के लिए संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 में आया था। 1947 में एक्ट आया था जो कि 1949 में क्या हो गया था, लागू हो गया था। इसी के साथ साथ 1952 में हम क्या करते हैं, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आता है। इसी बात में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जाता है। तब बलवंत राय मेहता समिति क्या करते हैं, दो स्त्री पंचायती राज की बात करते हैं। क्लियर हो गया। पहली पंचवर्षीय योजना में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात की गई थी। उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायतों की स्थापना कब होती है, उत्तर प्रदेश में पहली बार स्थापना होती है 1949 में। इसका एक्ट कब आता है, 1947 में एक्ट आता है, जो स्थापना कब करते हैं, 1949 में स्थापना करते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आपको पंचायत के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है, 21 वर्ष। आपको पंचायत का सदस्य बनना है या फिर आपको विधानसभा का सदस्य बनना है, उनकी न्यूनतम आयु क्या होती है, 21 वर्ष। राष्ट्रपति और राज्यपाल की न्यूनतम आयु क्या होती है, 35 वर्ष। राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है, 30 वर्ष होती है। इसके अलावा आपको अगर लोकसभा के सदस्य बनना है, लोकसभा विधानसभा के लिए कितनी होती है, 25 वर्ष। और पंचायत के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है, 21 वर्ष। ध्यान रखिए, न्यूनतम आयु से क्वेश्चन पूछता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की 35 वर्ष होती है, राज्यसभा विधान परिषद सदस्य की 30 वर्ष। इसके बाद आपकी लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए 25 वर्ष। और पंचायत के लिए बनना है, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत बनना है सदस्य, तो कितनी होती है, 21 वर्ष। और आपको मतदाता की आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। पहले मतदाता की आयु कितनी थी, 21 वर्ष थी। 61वां संविधान संशोधन किया था 1989 में। 61वां संविधान संशोधन के दौरान मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 18 वर्ष की गई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, सुकुमार सेन निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। निर्वाचन आयोग की पहली महिला कौन थी, रमा देवी निर्वाचन आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी। वर्तमान में निर्वाचन आयोग के हेड कौन है, राजीव कुमार जी आपके वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। क्लियर हो गया। यहाँ से आपको क्या हो रहा है, यूपी स्पेशल तो डिस्कस करेंगे, उसके साथ आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी रिवाइज कर लेंगे। कभी भी अगर आप किसी भी राज्य विशेष का पढ़ रहे हैं तो हमेशा राज्य विशेष को ऐसे ही पढ़ना चाहिए। पहले आपने हिस्ट्री पढ़ ली, पॉलिटी पढ़ ली। अभी जैसे हमने हिस्ट्री में 1857 का विद्रोह पढ़ा था इससे पहले क्लास में, तो पहले 1857 का विद्रोह पढ़ लिया, फिर उत्तर प्रदेश विशेष का क्या योगदान था उसको भी पढ़ लिया। तो इससे क्या होता है, आपको चीज़ें रिवाइज भी होती हैं और सारी चीज़ें याद भी हो जाती हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने कौन सी बात की थी, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। और 2 अक्टूबर 1959 के राजस्थान के नागौर से हमने क्या किया था, पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। कौन सी पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था।
लेकिन अभी हमने क्या किया है, अभी हमने पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में स्थान नहीं किया, नॉर्मल ऐसे हमने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया है। इसके बाद आपकी एलएम संघ में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे विकेंद्रीकरण का सिद्धांत उत्तर प्रदेश पंचायत अधिनियम कब आया था? उत्तर प्रदेश पंचायत अधिनियम कब आया था? 1961 को लागू हुआ था। किस मेहता की सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर। बलवंत राय मेहता ने कहा कि हमें शक्तियों को क्या करना है? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का तात्पर्य होता है बांटना है, छोटे स्तरों में बांटना है। आप पंचायत में भी शक्तियां दे रहे, ब्लॉक स्तर में भी शक्तियां दे रहे, जिला स्तर में भी शक्तियां दे रहे। जो वीडियो की वैकेंसी निकलती तो पूछेगा वीडियो के पद का सृजन कब किया गया था? 1952 के राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हमने वीडियो के पद का सृजन किया था। क्लियर हो गया? इसके बाद क्या होता है, आपकी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होती। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई समिति बलवंत राय मेहता समिति। अशोक मेहता समिति किससे जुड़ी हुई है? दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, इन्होंने पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। अब जब लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने कहा कि पंचायत को क्या करना है? संवैधानिक दर्जा देना है, तो हमने एक संशोधन किया था। कौन सा संशोधन किया था? 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया, जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। इसके माध्यम से हमने संविधान में क्या जोड़ा था? एक तो हमने 11वीं अनुसूची जोड़ी थी और भाग 9 11वीं अनुसूची में क्या किया था? हमने पंचायत को दर्जा दिया था, संविधान में पंचायत को स्थान दिया था। इसीलिए हम 24 अप्रैल को क्या करते हैं? पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान के भाग 9 में हमने क्या किया? पंचायत को स्थान दिया था। अब कौन सा अनुच्छेद है पंचायत से जुड़े हुए? तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक के अनुच्छेद आपके पंचायत से जुड़े हुए हैं। स्थानीय स्वशासन दो स्तर पर होते हैं, एक पंचायत स्तर पर, एक आपके नगर निकाय स्तर पर। और जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। अब कितनी? 12 अनुसूची। तो हमने क्या किया था? अलग अलग अनुसूचियों को जोड़ा था। जैसे 9वीं अनुसूची को, पहला संविधान संशोधन 1951 के दौरान हमने 9वीं अनुसूची को जोड़ा था, जिसमें मुख्य रूप से भूमि सुधार का वर्णन किया गया। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का उल्लेख है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के दौरान 10वीं अनुसूची को जोड़ा था। इसके बाद 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायत को जोड़ा था। 12वीं अनुसूची के लिए हमने 73वां संविधान संशोधन 1993 में किया था। इसमें नगर निकाय का उल्लेख। तो ये आपको चारों अनुसूचियां पता होना चाहिए। 9वीं अनुसूची कैसे जुड़ी, 10वीं अनुसूची कैसे जुड़ी, 11वीं कैसे जुड़ी, 12वीं, चारों अनुसूचियां आपको पता होना चाहिए किसका उल्लेख किया गया और कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। अगर जो पॉइंट आपको नहीं याद हो उसको जरूर लिख लीजिएगा और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और इस सारे पॉइंट को रट जाइएगा। अगर आपने इससे पहले की मेरी पूरी सीरीज को देखा है और ऑफलाइन में आपको जो नोट्स दिए गए, अगर आपने उन सारे नोट्स को पढ़ लिया और इन वीडियो को देख लीजिएगा तो आप आसानी से अपने पेपर में अच्छा स्कोर करेंगे। ओके, अब चलिए आगे देख लेते हैं। तो पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को हम क्या करते हैं? पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद पंचायतों को राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 1995 से कराया जा रहा है। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कब से करा रहा है? 1995 से। 1995 से क्या रहा है? पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो कई बार पूछता है कि जो पंचायत स्तर के चुनाव होते हैं कौन कराते हैं? पंचायत स्तर के चुनाव आपके राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। और जैसे आपकी विधानसभा की, लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उनको कौन कराते हैं? उनको कराता है आपका निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ पे किया गया? 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। इसके बाद क्या होता है? उत्तर प्रदेश में 23 अप्रैल 1994 को पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है? 1994 में होती है। और 1995 से क्या करते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनाव करा रहा है। 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया? संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख किया गया है। अभी हमने एक पॉइंट समझा, हमने पहले कहा कि भाई पंचायत को क्या किया गया था? संविधान में स्थान नहीं दिया गया था। इसके लिए बलवंत राय मेहता समिति उन्होंने कहा कि भाई पंचायत को क्या था? त्रिस्तरीय दर्जा देना चाहिए। अशोक मेहता ने कहा कि नहीं, 2 स्तरीय का दर्जा देना चाहिए।
उसमें फिर लक्ष्मीबाई सिंह भी समेत बोले कि सबसे पहली बात पंचायतों को संविधान में दर्जा देना चाहिए। इसके लिए हमने 73वां संविधान संशोधन 1992 किया, जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू होते हैं। इसके माध्यम से संविधान के भाग 9 में और 11वीं अनुसूची में पंचायत को दर्जा दिया जाता है। पंचायत से जुड़े हुए कौन से आर्टिकल है? 243 से लेकर 243 ओ तक के आर्टिकल आपके पंचायत से जुड़े हुए हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हम देख लेते हैं कि जैसे जिला पंचायत क्या होता है, उत्तर प्रदेश में कैसे होता है। हमारे यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले हम ग्राम स्तर में पंचायत की बात करेंगे, फिर क्षेत्र स्तर में बात करेंगे, फिर जिला स्तर में पंचायत की बात करेंगे। ग्राम स्तर में क्या होता है और क्षेत्र स्तर में क्या होता है और जिला स्तर में क्या होता है? देखिए, जो जिला पंचायत के सदस्यों को चुनाव होगा, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव कैसे होता है? मतदाता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को चुनाव, जो भी सदस्य होंगे उनका चुनाव मतदाता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। लेकिन जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनाव होता है वो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब कि ये जो चुने हुए सदस्य है, यही सदस्य क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं। क्षेत्र में जो होता है प्रमुख, क्षेत्र का प्रमुख जो होता है, जैसे हम बोलते हैं ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख को अध्यक्ष कौन लेता है? जो आपके ग्राम पंचायत में सदस्य चुने गए, वही सदस्य क्या करते हैं? आपके भाग लेते हैं। जैसे अभी क्या होता है, जैसे अपने लोकसभा को, तो लोकसभा में क्या होता है? हम सुन लेते हैं अपने सांसद विधायक को चुनते हैं। और जो हमारे सांसद होते हैं, निर्वाचित सांसद ही तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। वही प्रोसेस यहाँ पे होती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, सदस्यों को चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से। अब ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? जो आपका ग्राम प्रधान होता है, वही आपका ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है। किसी भी स्थान पर अगर आपको ग्राम पंचायत का गठन करना है तो वहाँ की आबादी 1000 से अधिक आबादी होनी चाहिए। और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव, ग्राम प्रधान का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से उस ग्राम सभा के मतदाता के द्वारा होता है। उप प्रधान का चुनाव कैसे? उप प्रधान का चुनाव ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों के द्वारा होता है। ग्राम पंचायतों के सदस्यों का निर्धारण कैसे होता है? जनसंख्या के आधार पर, कि भाई वहाँ पे कितनी जनसंख्या है तो कितने सदस्य बनेंगे। अगर कहा गया कि 1000 तक की जनसंख्या है तो 9 सदस्य बनते हैं। 1000 से ज़्यादा है लेकिन 2000 से कम है तो क्या? 11 सदस्य बनते हैं। 2000 से ज़्यादा है लेकिन 3000 से कम है तो 13 सदस्य बनते हैं। अगर 3000 से ज़्यादा जनसंख्या है तो वहाँ पे 15 सदस्य बनते हैं। देखिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में क्या हो रहा है, आपका चुनाव आने वाला है। अगर चुनाव, लोकसभा का चुनाव आने वाला है तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन इनसे भी पूछे जा सकते हैं। तो निर्वाचन से जुड़े सारे पॉइंट आपको तैयार होने चाहिए। अब इसके अलावा ग्राम पंचायत के एक सचिव होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्राम विकास अधिकारी। जैसे वीडियो की वैकेंसी आती रहती है ना, एक ग्राम विकास अधिकारी क्या करता है? 5 ग्राम पंचायतों को देखता है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान होता है। लगातार बैठकों, इनकी भी जो ग्राम पंचायत की बैठक होती है, इन बैठकों में 2 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। ग्राम पंचायत की बैठक के 30 दिन के भीतर अनिवार्य होना चाहिए। अगर किसी गांव में ग्राम पंचायत का गठन हुआ तो 30 दिन के भीतर उसमें पहली बैठक होनी अनिवार्य है। और 2 बैठकों के बीच में 2 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे आपके संविधान की क्या होती है? संसद की बैठकें होती हैं। संसद की बैठकों में क्या होना चाहिए? 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। वैसे ग्राम पंचायत की बैठकों में 2 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? ग्राम सभा की बैठकें क्या होती हैं? ग्राम सभा की बैठक होती कब है? कह रहा है पहली बैठक खरीफ की फटक कहते हैं। खरीफ की बैठक का मतलब क्या होता है? खरीफ की फसल कटने के बाद जो बैठक आयोजित की जाती है उसे खरीफ बैठक कहते हैं। प्रतिवर्ष हम 2 सामान्य बैठकें होती है जिसमें ग्राम सभा के सभी लोग भाग लेते हैं। तो एक होती है खरीफ बैठक, एक होती है रबी बैठक। देखिए, माना जाता है कि गांव कैसा होता है? कृषि प्रधान देश होता है, तो वहाँ पे बैठकों का आयोजन भी इसी प्रकार करते हैं। एक खरीफ बैठक होती है जो कि खरीफ की फसल के बाद होती है, एक रबी बैठक होती है जो कि रबी की फसल के बाद। अब आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं। आलू कौन सी फसल है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। मूंग कौन सी फसल है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। इसके अलावा 2 पॉइंट के आंसर और दीजिए। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इन 3 क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब आप इतना तो सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब अगर ग्राम पंचायतों को हटाना है ग्राम प्रधान को, तो कैसे हटा सकते हैं? ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल। ग्राम प्रधान को हटाने के लिए एक विशेष बैठक बुलाई जाती है जिसके में 15 दिन पूर्व उसको सूचना देनी होगी। राष्ट्रपति को अगर महाभियोग करना है तो किसी 14 दिन पूर्व सूचना देना होगी, लेकिन हमारे ग्राम प्रधान जी को अगर आपको हटाना है तो 15 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। फिर इसी विशेष बैठक में गणपुत्री का होना आवश्यक है, जो कम से कम
जो सदस्य होंगे 1/3 से कम सदस्य नहीं होने से, अगर जो ग्राम पंचायत के सदस्य बनाए गए उसमें से अगर 1/3 से कम सदस्यों ने कोरम नहीं पूरा हुआ कि भाई हमें प्रधान को हटाना है, तब तक की प्रक्रिया नहीं प्रारंभ होगी। इसके बाद क्या होता है, उसका प्रस्ताव पास करते हैं और प्रस्ताव पास करके अगर दोनों बैठकों में प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसको हटा देंगे। अगर प्रस्ताव नहीं पास होता तो उसको नहीं हटा सकते। इस बैठक में क्या होता है, ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य कैसे 2/3 बहुमत द्वारा ग्राम प्रधान को हटाया जाता है। एक तो उपस्थिति और वहां पर मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है। अब मैंने क्वेश्चन पूछा था कि रबी की फसल कौन कौन सी होती है। देखो, जो आलू होती है, चना होती है, राई होती है, मटर होता है, गेहूं होता है, सरसों होता है, ये आपकी रबी की फसल है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो आलू अनुसंधान केंद्र आपके शिमला में स्थित है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, कटक उड़ीसा में स्थित है। और कटक उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं। क्लियर हो गया, तो पंचायतों से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लिया। अब पंचायती राज विभाग में जा रहे कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो उन कार्यक्रमों के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान के तहत चलाया जा रहा है। इसके अलावा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों का विकास, जो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा है, समाधान के लिए अंत्येष्टि स्थलों के विकास का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान भी चलाया जा रहा है। बहुउद्देशीय पंचायत भवन चलाया जा रहा है। इसके अलावा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अलावा जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है एन.के. सिंह। एन.के. सिंह आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख कहाँ पे किया गया, 243I में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किया गया। और सामान्य वित्त आयोग का उल्लेख कहाँ पे किया गया, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया। प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, 1994 में प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जो अभी हमारे यहाँ पे क्या हुआ था, पंचायत का गठन होता है। पंचायतों में जो अलग लोग होते हैं, 20% जिला पंचायत से, 10% क्षेत्र को और 70% ग्राम पंचायत को दिया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं में कितना परसेंट किसको मिलता है, तो इसको याद रखिएगा। 20% जिला पंचायत को, 10% क्षेत्र पंचायत को और 70% आपके ग्राम पंचायत को दिया जाता है। क्लियर हो गया। इसके अलावा यूपी में कितने मंडल और कितने जिला है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। अगला होता है नगर निकाय। पंचायतों के में कौन सा संशोधन किया था, 73वां संविधान संशोधन किया था। अब नगर निकाय के लिए कौन सा संशोधन करेंगे, 74वां संविधान संशोधन 1993 के करेंगे, जिसके माध्यम से नगर निकाय को स्थान दिया। नगर निकाय को कौन से अनुसूची में जोड़ा, 12वीं अनुसूची में नगर निकाय को जोड़ा था। 12वीं अनुसूची में जोड़ा तो कौन से भाग में जोड़ा, तो भाग 9 का में हमने नगर निकाय को जोड़ा था। पंचायत के अंतर्गत कितने विषय हैं, पंचायत के अंतर्गत आपके 29 विषय हैं, जबकि नगर निकाय के अंतर्गत कितने विषय, 18 विषय हैं। पंचायतों को संशोधन कौन से, और पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 जड़ जी तक आपका क्या पंचायतों का उल्लेख किया गया। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम कब आया था, नगर पालिका संयुक्त नगर पालिका अधिनियम 2016 में प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश नगर नियम का एक्ट कब आया था, 1959 में अधिनियम आया था। और संयुक्त रूप से कब आया था, 1916 में। उत्तर प्रदेश में तब क्या हुआ था, संयुक्त प्रांत। 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को हमने उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखा था। पहले उत्तर प्रदेश का क्या नाम था, संयुक्त प्रांत था। और 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस हमने पहली बार कब मनाया था, 2018 में पहली बार उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाया था। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के प्रकार कितने हो, उत्तर प्रदेश नगर निकाय को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आपका नगर निगम होता है, फिर नगर पालिका परिषद होता है, फिर नगर पंचायत होता है। नगर निगम में क्या होता है, एक मेयर होता है, एक उपमेयर होता है और 3 प्रकार के सभासद होते हैं। सभासद में कुछ सभासद कैसे होते हैं, आपके निर्वाचित होते हैं, कुछ मनोनीत होते हैं, कुछ पदेन होते हैं। इसके अलावा मेयर का निर्वाचन कैसे होता है, मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता के द्वारा होता है। मेयर कितने वर्ष के होते हैं, मेयर 5 वर्ष के लिए होते हैं। पद धारण तिथि से 2 वर्ष तक उनके खिलाफ कोई भी अव्यवस्था प्रस्ताव नहीं लाया जाता। अगर आपके यहाँ का मेयर जो है उसके खिलाफ कभी भी 2 वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं।
2 वर्ष के बाद ही उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो आज की क्लास में हमने स्थानीय स्वशासन के बारे में डिस्कस किया। पंचायत का संशोधन कौन सा था, उत्तर प्रदेश में पहली बार क्या हुआ, राज्य वित्त आयोग का गठन कहाँ पे क्या बात की गई है, नॉर्मल वित्त आयोग का कहाँ पे, इन सारे पॉइंट को याद रखिएगा। कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है।